हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का जो है वो चौथा पार्ट, जिसमें हम पॉलिटी के 20 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। दूसरा है लोक लेखा समिति को छोड़कर अन्य वित्तीय समितियों में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। तीसरा है प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तो कूट के आधार पर इनका चयन करना है केवल 3। दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3। तीसरा है केवल 2 या चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 62। इसका सही आंसर है वह आपका है, पहले विचार कर लेते हैं कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो इस आधार पे कि सबसे बड़ी समिति ये है या नहीं है। जो सबसे बड़ी संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो लोक लेखा समिति ना होकर प्राक्कलन समिति होती है। सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। सबसे बड़ी जो समिति है वो प्राक्कलन समिति है, इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। ठीक है। दूसरा जो है कि लोकलेखा समिति को छोड़कर अन्य वित्तीय समितियों में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा है लोकलेखा समिति में को छोड़कर अन्य वित्तीय समितियों में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम समिति भी जो है उसमें 15 सदस्य जो होते हैं उसमें 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से होते हैं। और 1974 में इनकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई थी, जिसमें लोकसभा से 15 और 7 राज्यसभा से हैं। और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में गठित की गई थी, इसलिए दूसरा कथन भी इसका बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है तीसरा जो है प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो तीसरा जो प्रश्न है इसलिए सही नहीं है क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है प्राक्कलन जो समिति है उसका गठन 1909 के प्रावधानों के तहत ना होकर 1981 में की गई थी। 21 में की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। तो इसका तीसरा कथन भी पूर्णतया गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। जो तो 62 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 कि किसी विधेयक को धन विधेयक समझा जाता है यदि केवल निम्नलिखित विषयों में संबंधित उपबंध है। मतलब कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक कब समझा जाएगा, तो ऑप्शन है किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने का विनियमन। तीसरा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, या फिर अनुज्ञप्तियों के लिए फीस या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके समुदाय का। तो इनमें कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर केवल 1 2 3 4 या 1 2 3 या फिर 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका सही आंसर है सी, 1 2 3 इसके सही आंसर है। ठीक है। चौथा जो है वो गलत है। चौथा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जुर्माना और फीसों के लिए सेवाओं की जो फीस की मांग करता है वो धन विधेयक में नहीं माना जाता है, इसलिए ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है मेकांग नदी निम्नलिखित में से किन देशों से होकर बहती है? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। कूट के आधार पर चुनना है 1 3 4 2 3 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 64। इसका जो सही आंसर है वो है आपका वो चारों देशों में बहती है। इसका उल्लेख यहाँ इसलिए है क्योंकि इस साल भी लगातार मेकांग नदी लगातार चौथे वर्ष भी सूखे से ग्रस्त होने की घोषणा की गई है। मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है
और यह एशिया की 7वीं सबसे लंबी और विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी है। और मेकांग नदी का उद्गम चीन के दक्षिण पूर्वी किंघाई प्रांत से तिब्बत के पठार से होता है। और यह इस बार चौथा साल जो है लगातार जिसमें मेकांग को सूखी ग्रस्त होने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 कि हाल ही में सुर्खियों में रहे जनरल नेटवर्क एक्सेस का अर्थ क्या है। ऑप्शन है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क तक मुक्त पहुंच, अंतरराज्यीय विद्युत पार्सल प्रणाली तक खुली एवं गैर भेदभाव पहुंच, अक्षय ऊर्जा नेटवर्क तक विद्युत उत्पादकों को पहुंच प्रदान करना, और दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री तक पहुंच प्रदान करना। इसका सही आंसर है कि वो है इसका सही आंसर है बी ऑप्शन कि अंतरराज्यीय विद्युत पार्सल प्रणाली तक खुली एवं गैर भेदभाव पहुंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 9 के अनिवार्य प्रावधान है। ऑप्शन है पंचायतों के सभी स्तरों पर 5 वर्ष का कार्यकाल, दूसरा है पंचायतों में 3 स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, और तीसरा है पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। कूट के आधार पर इसे चुनना है 1 2 3, 1 2, दूसरा है 2 3, तीसरा है 1 3, चौथा है 1 2 3। तो इसका जो सही आंसर है 66 वो है आपका डी ऑप्शन। इसके तीनों जो कथन है वो पूर्णतया सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है पहला, इस बेतवा की नदी से केन नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। दूसरा है बेतवा यमुना नदी की ओर केन नर्मदा की सहायक नदियां हैं, और बेतवा और केन नदियां विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। इस आधार पे इसे हमें कूट के आधार पे चयन सही करना है कि कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 3, 2 और 3 या फिर 1 2 3। तो प्रश्न 67 का जो सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 3 इसका सही, केवल बी ऑप्शन सही है। इसके अनुसार के केवल जो है तीसरा जो पॉइंट है वो सही है, क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। इसमें केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, मतलब कि केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। और केन बेतवा लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी होगी। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है। दूसरा है कि बेतवा यमुना नदी की ओर केन नर्मदा की सहायक नदी है। तो दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि दूसरा जो कथन है इसका इसलिए गलत है क्योंकि केन और बेतवा दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, इसलिए इसका तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी है उसके संदर्भ में है कि मूल अधिकार में जिस मात्रा तक संसद के अधिनियम द्वारा कटौती की जा सकती है उस मात्रा से अधिक कटौती नहीं कर सकता। दूसरा है संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद के किसी अधिनियम को निरस्त कर सकता है। तीसरा है संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में अधिकतम 6 माह की अवधि तक अस्तित्व में रह सकता है। ये आपको बताना है केवल अध्यादेश से संबंधित, केवल 1 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर 2 और 3। इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 इसके सही आंसर हैं, और तीसरा जो है वो गलत है। तीसरा गलत इसलिए है
क्योंकि संसद द्वारा अध्यादेश पर कोई कार्यवाही न करने की स्थिति में उसकी अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है, इसलिए जो है वो गलत है। 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में यूनेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यूनेप की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय कीनिया के नैरोबी में है। और तीसरा ऑप्शन है, यह पर्यावरण सभा का आयोजन करता है, जिसकी बैठक वैश्विक पर्यावरण नीतियों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए 2 वर्षों में इसकी बैठक एक बार अवश्य होती है। इसके कूट के आधार पर चुनना है, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या फिर 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है वो है डी, तीनों ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 कि संविधान में राज्यों को केंद्रीय निधि से सहायता अनुदान प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि संसद द्वारा संविधिक अनुदान केवल उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य की। और दूसरा कथन है, राज्यों को संविधिक अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। कूट के आधार पर इसे चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं, इसको चुनना है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका सी। इसके दोनों कथन पूर्णतया जो है वो सही है। इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 275 जो है वह संसद के उन राज्यों को संविधिक अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य को। इसलिए जो है कि संविधान जो है वो सभी राज्यों को अनुदान देने की मंशा नहीं रखता है, बल्कि उन्हीं को रखता है जिनको वित्तीय अनुदान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है 71 कि भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि भारतीय संघीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पर। इसलिए दूसरा है, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। मतलब कि इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सही है, क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत है। क्योंकि फेडरेशन शब्द जो है वो इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। पहला कथन, दूसरा कथन जो इसलिए सही है कि भारतीय फेडरेशन जो भारतीय संघ है वह अमेरिकी फेडरेशन की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए दूसरा कथन पूर्णतया गलत है। और पहला कथन इसलिए गलत है, भारतीय संघीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित ना होकर यह कनाडा के संविधान पर आधारित है, इसलिए ये भी पहला ऑप्शन गलत है। इसलिए इसके दोनों का ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 भारत के संविधान के अनुसार कौन से राज्यों में जनजातीय मामलों के लिए अलग से प्रभारी मंत्री हों, जनजातीय मामलों के लिए अलग से प्रभारी मंत्री होना आवश्यक है। प्रभारी मंत्री होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, केवल 1, 2, 4, 6, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 6 या फिर 1, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 1, 2, 4, 6। 1, 2, 4 और 6 इन राज्यों में
अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजाति के कल्याण के लिए एक मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के किसी भी के लिए विशेष कार्य करेगा। और 2006 के 94वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया, इसलिए 1, 2, 4, 6 इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय कार्यवाही व FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका गठन इंटरपोल के तत्वाधान में आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के निपटने के लिए किया गया था। दूसरा है, भारत FATF की स्थापना के समय से इसका सदस्य है और FATF सचिवालय प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित है। इसके कूट के आधार पर इसका चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 3, 2 और 3 या फिर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही आंसर है वो है केवल 3। इसका सही जो पहला जो कथन है इसलिए गलत है क्योंकि FATF की स्थापना जो है वो जुलाई 1989 में G7 शिखर के सम्मेलन के तहत हुई थी और इस ऑप्शन पॉइंट में दिया गया है इंटरपोल, तो इसलिए पहला कथन पूर्णतया गलत है। दूसरा है, भारत FATF की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है, तो इसका जो है जो भारत जो है FATF का सदस्य है वो 2010 से है, ना कि स्थापना से ही। ठीक है, तो दोनों कथन गलत है, इसे तीसरा जो कथन है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 कि भारत के संविधान के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन पहला है कि राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के बाहर या भीतर से कोई भी सीधे कर उधार ले सकती है। दूसरा है, कोई राज्य इसका उधार केंद्र सरकार के पास बकाया है, केंद्र की सहमति के बिना कोई भी उधार नहीं ले सकता। केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों नहीं। प्रश्न नंबर 74, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। इसका जो है वो केवल बी ऑप्शन ही सही है, केवल दूसरा ही सही है। पहला जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि राज्य सरकार राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर भारत के भीतर या बाहर से सीधे उधार ले सकती है, जबकि ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी उधार का कि राज्य सरकार भारत के भीतर विदेश से नहीं राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार ले सकती है या ऐसे उधारों को प्रत्याभूत दे सकती है, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहते हुए ही ऐसा किया जा सकता है। इसलिए पहला जो कथन है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है 75 का वो है बी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 71 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 कि भारत सरकार के कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 76 कि भारत सरकार के कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन है, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही जो आंसर है
वो है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि 1961 में ऐसा ही नियम बनाया गया था जिसके आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का बंटवारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ऑप्शन कथन है पहला कि उसे राज्यसभा के सभापति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। दूसरा है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। तीसरा है वह राज्यसभा के सभापति के प्रति उत्तरदायी होता है। उपयुक्त आधार पर इसमें कथनों के आधार पर चयन करना है। आपके ऑप्शन है केवल 2, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 3। इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, केवल 2 ही सही है। पहला कथन इसलिए है कि उसे राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि उपसभापति का जो पद होता है वो राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, और इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है वह राज्यसभा के सभापति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि उपसभापति जो होता है वो सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। तो इसका दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग क्विक रिस्पांस कोड से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? तो उसके लिए जो है पहला है क्यूआर कोड के लिए स्कैनर की प्रत्यक्ष लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए टैग को प्रत्यक्ष लाइन ऑफ साइट के बिना स्कैन किया जा सकता है। दूसरा है क्यूआर कोड से डेटा को पढ़ने और इसमें लिखने की अनुमति देता है, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वह स्थैतिक होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो इस आधार पर इसका जो सही आंसर है वो है केवल 1। इसका दूसरा जो है वो कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। और दूसरा किस लिए गलत है? क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वह 2000 KB से कम डेटा को धारण कर सकता है, इसलिए सीरियल नंबर भी शामिल होता है। और ये टैग रीड वनली या राइट वनली प्रकार के होते हैं, और यह रीडर द्वारा डेटा जोड़ा जा सकता है या मौजूदा डेटा को ओवरराइट किया जा सकता है, इसलिए यह गलत है। अगला प्रश्न है 79 कि भारत के संसदीय विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसदीय विशेषाधिकारों के लिए अलग अलग समितियां हैं। दूसरा है इस समिति के सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और तीसरा है संसदीय विशेषाधिकार समिति के कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। कूट के आधार पर चयन करना है केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या फिर केवल 1। इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1 और 3। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। जबकि दूसरा जो कथन इसलिए गलत है क्योंकि लोकसभा में इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में इसमें सभापति द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं, इसलिए कथन एक सही है और दूसरा कथन सही नहीं है। जब दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है, दूसरा कथन पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते ही है, इसलिए दूसरा कथन इसका गलत है और सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि इसका गठन एक ऐसे कस्बे के प्रशासन के लिए किया जाता है जिसने अभी तक नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है। आवश्यक शर्तों को
पूरा नहीं किया है, आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है। यद्यपि यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, किंतु इस अधिनियम के केवल कुछ प्रावधान ही इस पर लागू होते हैं। हालांकि नगर पालिका के विपरीत यह पूरी तरह से नामित निकाय है, अर्थात अध्यक्ष के साथ साथ इसके सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। तो यह किस प्रकार के नगरीय स्थानीय निकाय को संदर्भित करता है? किस प्रकार के नगरीय निकाय को संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है नगरीय क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण या अधिसूचित क्षेत्र समिति। क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर है अधिसूचित क्षेत्र समिति। इसका डी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक।